Hello, this video is based on डिफरेंशियल कैलकुलस पोर्शन ऑफ बेसिक मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब कि किसी भी ग्राफ से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो वैल्यू निकालना। सेकंड, बेसिक फार्मूले एंड रूल्स। बेसिक फार्मूले मतलब हम लोग किसी बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और दूसरा जो बेसिक रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो थर्ड टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन का किसी पीरियड में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन जो है वो एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। अगर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इस y का विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन ऑफ x है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन फंक्शन कहते हैं, और असल में ये फंक्शन स्लोप का वैल्यू देता है। बेसिक मैथ्स पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं किसी भी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m होता है वो m होता है स्लोप का वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हम लोग को इस स्लोप का वैल्यू देता है, यानी कि ये m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है फॉर स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम लोग 11th के मैथ्स के बारे में बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो स्लोप, अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना है हम लोग को, तो उसका फॉर्मूला होता है स्लोप m इज इक्वल टू, कोई भी दो पॉइंट है, पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरा x2 y2। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों से पास हो रहा है, उसका जो स्लोप है उसका वैल्यू होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। अब स्लोप असल में है क्या? फॉर एग्जांपल अगर ये कार्टेशियन प्लेन है और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो स्लोप का मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन का इससे इंक्लिनेशन कितना है। फॉर एग्जांपल अगर पहला लाइन लेते हैं ये, और दूसरा लाइन हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसा, और तीसरा लाइन हम लोग कुछ ले लेते हैं ये ऐसा, तो ये जो लाइन है ये वाला लाइन, इसका स्लोप सबसे कम है क्योंकि इसका इंक्लिनेशन सबसे कम है। ये जो लाइन है इसका स्लोप इस लाइन से ज़्यादा है लेकिन इस लाइन से कम है, और ये जो लाइन है इसका स्लोप इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम स्लोप इसी लाइन का है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है, इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से सबसे ज़्यादा है। तो स्लोप बेसिकली एक इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा स्लोप का वैल्यू होगा। अब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल 0 है, तो जैसे ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 होता है, तो इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन 0 है, इसलिए इसका स्लोप भी होगा मेरे पास 0। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे स्लोप बढ़ते जाएगा, और जैसे ही 90 डिग्री एंगल होता है तो स्लोप का वैल्यू होता है मेरे पास इन्फिनिटी, और इसके बाद एंगल स्लोप नेगेटिव होता है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। स्लोप का एक और फार्मूला तो स्लोप का हम लोग ये देख चुके हैं कि किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले का, किसी भी दो पॉइंट को जोड़ना है अगर हम लोग का x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप का एक और फार्मूला होता है अगर इंक्लिनेशन एंगल थीटा से है, ये फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ए बी, इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा है इंक्लिनेशन, तो और एंगल जो थीटा हम लोग को लेना है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो स्लोप का एक और फार्मूला होता है हम लोग के पास m इज इक्वल टू tan थीटा। अब अगर हम लोग m इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप को यूज़ करें तो हम लोग इस फार्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका एक्स एक्सिस से एंगल हो गया मेरे पास थीटा, ये है पॉइंट x2 y2 और ये है पॉइंट x1 y1। तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ असल में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से y कोऑर्डिनेट मेरा आता है y2 और यहाँ से y कोऑर्डिनेट आता है y1। y1 से हम लोग कितना ऊपर जाएंगे कि y2 पहुँच जाए, तो ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है y2 माइनस y1।
तो इस ट्रायंगल में P इज इक्वल टू हो गया मेरे पास y2 माइनस y1। सिमिलरली ये जो बेस है, बेस में असल में बेस ये x1 यहाँ का वैल्यू है और ये x2 यहाँ का वैल्यू है, और x2 और x1 के बीच का जो डिफरेंस है, ये x2 और ये x1, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है मेरा बेस। तो बेस असल में बेस मेरे पास होने वाला है x2 माइनस x1। और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा मेरे पास आ जाता है p बाई b, और p बाई b जैसे हम लोग देख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होने वाला है। इसलिए यहाँ से एक स्लोप का ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो सकता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है, और उसी तरीके से स्लोप का वैल्यू मेरा इंक्रीज होते जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। जैसे ही अगर केस हम लोग देखते हैं, सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरा स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए m इक्वल टू होगा मेरे पास tan ऑफ 0। थीटा इक्वल टू 90 के लिए m होगा मेरे पास tan ऑफ 90, और tan ऑफ 0 मेरे पास होता है 0, और tan ऑफ 90 होता है मेरे पास इन्फिनिटी। और अगर थीटा 90 से 80 के बीच में है, तो 90 से 80 के बीच में अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो 0 पे एंगल होता है मेरे, 0 पे tan 0 होता है मेरे पास 0, तो इसलिए स्लोप होगा मेरे पास 0, और 90 पे मेरा स्लोप होता है इन्फिनिटी। तो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो मेरा स्लोप होने वाला है 0 से लेके इन्फिनिटी, इसके बीच में मेरा स्लोप 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करेगा, जैसे जैसे मेरा एंगल 0 से 90 तक के वेरी करते जाएगा। तो ये सबसे पहला ग्राफ हुआ जो हम लोग, सबसे पहला कर्व जो कोनिक सेक्शन में हम लोग बेसिक मैथ्स पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कर्व स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, और अगर कोई भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक ही स्ट्रेट लाइन होता है, और उस स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो स्लोप का वैल्यू होगा m इज इक्वल टू tan थीटा, और इससे ही हम लोग इस m इक्वल टू tan थीटा से डिराइव कर सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का डिफ्रेंशिएशन हमेशा किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx देता है हम लोग को स्लोप, और इसमें स्लोप का वैल्यू होता है स्ट्रेट लाइन में tan ऑफ थीटा। तो ये जो वैल्यू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है, ये असल में वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है मेरे पास dy बाई dx का, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सेकेंड कर्व जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पैराबोला। तो पैराबोला फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इस पैरा यहाँ पर इसका ग्राफ बना हुआ है इस कार्टेशियन प्लेन में। तो यहाँ पर 4 पैराबोला बने हुए हैं, पहला ये स्काई ब्लू कलर का, ये पर्पल कलर का, ये रेड कलर का और ये ग्रीन कलर का। आपको बताना ये है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इस इक्वेशन का पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसमें से एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 8x का है, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x का है, एक पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 8y का है, और एक पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8y का है। तो चारों में से कौन सा कलर का पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x का है, ये आपको अभी वीडियो पॉज करना है और अपने कॉपी में लिखना है, स्काई ब्लू, पर्पल, ग्रीन या फिर रेड। तो आप अभी वीडियो पॉज करेंगे और अपने कॉपी में लिखना है आपको कि कौन से कलर का पैराबोला इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर सबसे पहले ये देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 8x। तो इतना तो पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 8x। ठीक है, तो जैसे आप लोग पॉज करने के बाद आप लोग डिसाइड कर चुके हैं कि चारों में से कौन सा ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 8x का था। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x, पहली बात कि यहाँ अगर x एक्सिस है तो मेरा शॉर्टकट ये था कि अगर x एक्सिस है तो जो पैराबोला बनने वाला है वो मेरा सिमेट्रिकल टू x एक्सिस होगा। तो यहाँ प्लस x है, लीनियर टर्म मेरा x है, इसलिए सिमेट्रिकल टू x एक्सिस दो ही कर्व दिख रहे हैं हम लोग को, या तो पर्पल या फिर ये ग्रीन। तो मेरा ये कर्व स्काई ब्लू कलर वाला कर्व नहीं होने वाला है, और ये रेड कलर वाला कर्व भी मेरे पास नहीं होने वाला है। तो ये दोनों कर्व
मेरे पास रॉन्ग है, क्योंकि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 8x में से लीनियर टर्म मेरा x है तो ये कर्व मेरे पास प्लस x एक्सिस के अबाउट ही बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर साइन, ये जो यहाँ पर मेरे पास साइन है, ये मेरा साइन प्लस है, तो प्लस है यानी कि जो मेरे पास कर्व बनने वाला है वो प्लस x एक्सिस के अबाउट बनने वाला है, यानी कि करेक्ट आंसर है मेरे पास पर्पल कलर। और ये जो ग्रीन कलर का कर्व था वो भी रॉन्ग था। ये कर्व था मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा जो कर्व था वो ग्रीन कलर का कर्व था मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x का। जो स्काई ब्लू कलर का कर्व था वो मेरे पास था x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y का। और जो रेड कलर का कर्व नीचे था बना हुआ था वो था कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू -8y का। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू +8x का ये जो कर्व मेरे पास आने वाला है ये पर्पल कलर का आने वाला है। अब अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करें y स्क्वायर इज इक्वल टू +8x का, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर मेरे पास y इक्वल टू आ जाता है ±√8x। तो इसका dy/dx मेरे पास असल में क्या होने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में अभी देखे थे, स्ट्रेट लाइन में किसी भी स्लोप का मतलब होता था इंक्लिनेशन। स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप और स्लोप का मतलब कि इंक्लिनेशन x एक्सिस से कितना है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन अगर हम लोग को करना है तो उसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करने का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट एक पॉइंट है और यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेना है तो असल में यहाँ पर हम लोग को एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो ये फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा और ये टेंजेंट फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट एंगल बनाने वाला है थीटा, इसका जो स्लोप होगा ये लाइन, ये AP जो लाइन है मेरा, इस लाइन का जो स्लोप होने वाला है वो होगा मेरे पास डिफरेंशिएशन एट पॉइंट P। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि dy/dx एट पॉइंट एट P, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का स्लोप होगा मेरे पास ये जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप। तो ये मेरे पास होने वाला है, ये मेरे पास होने वाला है tan थीटा। और थीटा कौन सा है, थीटा एंगल AP का है, AP एंगल जो बना रहा है मेरे पास x एक्सिस के साथ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि थीटा मेरे पास 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। अगर ये लाइन, ये 90 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली ये 90 डिग्री है, अगर ये लाइन इस वाले लाइन को क्रॉस कर रहा होता, फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्ट्रेट लाइन जो है AP वो ऐसा बन रहा होता, ऐसा, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनता। तो इस केस में जो मेरा स्लोप आता वो tan थीटा आता और थीटा मेरा 90 से लेकर 180 के बीच में होता, यानी कि यहाँ पर स्लोप आने वाला था मेरा नेगेटिव। बट इस केस में जो अभी मेरा प्रेजेंट केस है, प्रेजेंट केस में मेरे पास जो स्लोप आया है मेरा AP का, उसमें जो एंगल है वो एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में। और क्योंकि मेरा थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो मेरा स्लोप जो होने वाला है वो स्लोप होने वाला है मेरा पॉजिटिव। अब अगर एक सेकेंड पॉइंट लेते हैं, तो सेकेंड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है मेरा सेकेंड पॉइंट, और इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉइंट का को नाम देते हैं हम लोग Q। तो अब अगर यहाँ पर स्लोप निकालना है हम लोग को तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो टेंजेंट बनने वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टेंजेंट बनने वाला है वो कुछ ऐसा है, ये BQ। तो ये जो BQ है, BQ का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल जो बनने वाला है वो मेरे पास बनने वाला है फॉर एग्जांपल दिस इज फाई। तो BQ का जो स्लोप है वो m इज इक्वल टू होगा मेरे पास tan ऑफ फाई। और फाई जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फाई है मेरे पास 0 से लेस देन और -90 डिग्री से बड़ा। ये फाई अगर, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ तक आ रहा है और फाई इस दोनों के बीच में, इसलिए फाई जो मेरा -90 से 0 है और -90 से 0 के बीच में tan फाई होता है मेरे पास, -90 से 0 के बीच में tan ऑफ एंगल होता है मेरे पास नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर जो स्लोप का वैल्यू है वो स्लोप का वैल्यू आ जाता है मेरे पास नेगेटिव। यानी कि x एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर जितना भी हम लोग देख रहे हैं हर स्लोप का वैल्यू मेरे पास होने वाला है पॉजिटिव।
और एक्स एक्सिस के नीचे जो जितना भी हम लोग देख रहे हैं उसका हर स्लोप का वैल्यू होने वाला है मेरे पास नेगेटिव। अब अगर कोई एक स्लोप ले लें हम लोग एक्स एक्सिस पे, कोई एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट आ गया मेरे पास आर, जो कि ओरिजिन है जो इस कर्व में लाई कर रहा है। अब ओरिजिन पे मेरा डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा? ओरिजिन पे अगर हम लोग ओरिजिन पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट मेरा आता है वाई एक्सिस। ओरिजिन पे मेरा टेंजेंट ये वाई एक्सिस आता है, ये फॉर एग्जांपल डी आर। तो डी आर का एंगल, ये डी आर का एंगल मेरे पास ये आ जाता है मेरे पास प्लस 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे m इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास tan ऑफ 90 डिग्री, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि इसका स्लोप है मेरे पास इन्फिनिटी। तो x ओरिजिन पे इसका स्लोप आता है मेरे पास इन्फिनिटी, यानी कि मेरे ओरिजिन के ऊपर जैसे जैसे x मेरा बढ़ते जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व लाई कर रहा है उसमें हमेशा मेरे पास जो स्लोप आने वाला है वो स्लोप है मेरा पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी स्लोप आने वाला है वो स्लोप आने वाला मेरा नेगेटिव। और ओरिजिन पे जो मेरा स्लोप है वो स्लोप का वैल्यू है मेरे पास m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे ओरिजिन से पॉइंट दूर होता जाएगा एंगल मेरा कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट यहाँ पर ले लें हम लोग, अगर एक पॉइंट यहाँ पर ले लें तो इस पॉइंट का एंगल मेरा कुछ ऐसा बनने वाला है, और ये एंगल क्लियरली इस एंगल से बड़ा है, ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है। तो जैसे जैसे मेरा पॉइंट दूर होता जाएगा, जैसे जैसे मेरा पॉइंट दूर होता जाएगा वैसे वैसे थीटा का वैल्यू कम होता जाएगा, और जैसे जैसे थीटा का वैल्यू कम होता जाएगा टेन थीटा का वैल्यू कम होता जाएगा। इसलिए इन्फिनिटी से धीरे 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 यहाँ पर वैल्यू कम होगी, लेकिन सारे वैल्यूज़ मेरे पास पॉजिटिव होने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इन्फिनिटी से धीरे धीरे वैल्यू यहाँ कम होने वाली, लेकिन सारे वैल्यूज़ मेरे पास होने वाले हैं नेगेटिव। तो ये था मेरा पैराबोला। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है तो उस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट खींचना पड़ेगा, उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालना पड़ेगा थीटा, और उसका tan ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा स्लोप का वैल्यू। अब अगर रिवीजन करें तो x जो स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन का ही डायरेक्ट एंगल हम लोग को मिल जाता था इंक्लिनेशन पर पैराबोला जो है, पैराबोला मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो पैराबोला में किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना है टेंजेंट, तो वहाँ से हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता है जो उस पॉइंट पे टेंजेंट हो, और उस स्ट्रेट लाइन का वो जो टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस से जितना इंक्लिनेशन है वो थीटा उससे निकलता है, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा मेरे पास डिफरेंशिएशन का वैल्यू। इसलिए इस पॉइंट dy बाई डी एक्स एट पी हो गया मेरे पास tan थीटा, और सिमिलरली dy बाई डी एक्स एट क्यू ये हो जाएगा मेरे पास tan ऑफ फाई। अब जो थर्ड कर्व हम लोग पढ़े थे बेसिक मैथ्स पार्ट 1 में वो था एलिप्स। तो एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1, ये अगर हम लोग बेसिक मैथ्स पार्ट 1 पढ़ चुके हैं तो ये क्लियरली ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। तो आप लोग को अभी वीडियो पॉज करना है और उसके बाद बताना है कि यहाँ पर दो एलिप्स बना हुआ है, फर्स्ट जिसका मेजर एक्सिस y है और सेकंड जिसका मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। तो आपको वीडियो पॉज करना है और ये डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा कर्व, ये ग्रीन कर्व या फिर ये पर्पल कर्व, दोनों में से कौन सा कर्व इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन का जो एलिप्स बनने वाला है दोनों में से कौन सा कर्व होगा, ये ग्रीन या ये पर्पल। तो आप अभी वीडियो पॉज करेंगे और दोनों में से डिसाइड करेंगे ग्रीन और पर्पल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 81 यानी कि ये असल में है मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स? होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म मेरा ए स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर के नीचे वाला टर्म मेरा बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो 81 है और 81 स्क्वायर होता है मेरे पास 9 का। सिमिलरली वाई स्क्वायर के नीचे वाला जो टर्म है वो है मेरे पास 100 और 100 होता है मेरे पास 10 का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है वैल्यू 9 और b इज इक्वल टू वैल्यू आ जाता है मेरे पास 10। तो दोनों में से बड़ा मेरा वैल्यू b है, इसलिए मेरा मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा। तो इस दोनों में से करेक्ट ग्राफ मेरा ग्रीन वाला है और ये जो पर्पल ग्राफ है ये मेरा इनकरेक्ट ग्राफ है। पर्पल मेरा अगर
मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता तो ये करेक्ट होता। अगर यहाँ पर x²/100 + y²/81 होता तो पर्पल ग्राफ होता, पर क्योंकि यहाँ x²/81 है, a = 9 आ रहा है, b = 10 आ रहा है और b a से बड़ा आ रहा है, सेमी मेजर एक्सिस a से बड़ा आ रहा है, इसलिए मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस होगा। अब अगर हम लोग पॉइंट का बात करें तो ये जो 4 पॉइंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो आपको फिर से वीडियो पॉज करना है और लिखना है ये चारों पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाता है a,0। तो a है मेरा 9, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास 9,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास -9,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास 0,10 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास 0,-10। अब अगर ये एक एलिप्स है और इस एलिप्स पे हम लोग को निकालना है, इस एलिप्स का हम लोग को निकालना है कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा किसी भी एक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे अब हम लोग को एलिप्स का निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से सेम चीज़ हम लोग को, क्योंकि एलिप्स एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम लोग को इस पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, ये टेंजेंट जो हम लोग खींच रहे हैं, इसका जो एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन होगा, इसका एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन होगा, ये एंगल थीटा। तो ये अगर पॉइंट P है और ये AP है, तो AP का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा है। तो फिर से यहाँ पर dy/dx जो आने वाला है मेरे पास एट P, ये क्या होने वाला है मेरे पास, ये होने वाला है tan ऑफ थीटा, क्योंकि P का एंगल जो बन रहा है वो मेरा थीटा बन रहा है। अगेन इस क्वाड्रेंट में, इस पूरे क्वाड्रेंट में हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू, अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का जो एंगल होगा वो 0 होगा, इस पॉइंट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 0 से 90 के बीच में एंगल वेरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव होने वाला है। सिमिलरली अगर एक दूसरा हम लोग ग्राफ लेते हैं, अगर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसका जो टेंजेंट बनने वाला है, उसका टेंजेंट होगा कुछ इस तरीके से, और ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा है हमेशा। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर जो स्लोप का वैल्यू होने वाला है वो होने वाला है मेरे पास नेगेटिव। अब अगर हम लोग कोई थर्ड पॉइंट ले लें, तो कोई थर्ड पॉइंट अगर हम लोग ले लें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो टेंजेंट का वैल्यू होने वाला है, ये जो टेंजेंट बनने वाला है, अगेन ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास 0 से लेकर -90 डिग्री के बीच में, और 0 से -90 डिग्री के बीच में अगेन स्लोप होता है मेरे पास नेगेटिव। तो फिर से इसका वैल्यू हो गया नेगेटिव। और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लेने वाले हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट लेने वाले हैं, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होने वाला है मेरा, इस पॉइंट पे टेंजेंट होने वाला कुछ इस तरीके से होगा, और इस टेंजेंट का जो एंगल होगा, ये जो टेंजेंट होने वाला है मेरे पास वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसका जो एंगल है अगेन -90, ये देख सकते हैं ये -90 है, -90 से बड़ा है, -90 से बड़ा है और -180 से छोटा है। तो -90 से थीटा है मेरे पास -90 डिग्री से लेके -180 डिग्री, और इसके बीच में ये क्वाड्रेंट -90 से लेके -180 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्लोप का जो वैल्यू होने वाला है वो होने वाला है मेरे पास पॉजिटिव। तो यानी कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे कि हम लोग फिर से देखें अगर, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास आता है स्लोप का वैल्यू नेगेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू है वो पॉजिटिव आने वाला है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू है मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगेन नेगेटिव आने वाला है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं डायरेक्टली कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएशन का वैल्यू देखना है हम लोग को, तो हम लोग वहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे और उसका इंक्लिनेशन निकालेंगे एक्स एक्सिस से, फिर उस इंक्लिनेशन का, उस थीटा का हम लोग को tan लेना है, टेंजेंट फंक्शन, और tan थीटा जितना होगा वो होगा असल में उस dy/dx एट दैट पॉइंट। अब सम बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, तो सम बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूले में सबसे पहले ये जो कॉलम है, ये कॉलम है मेरे पास
y का कॉलम। y एक फंक्शन है, y मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, x का कोई भी अलग अलग फंक्शन है मेरे पास, और ये जो कॉलम है ये कॉलम है मेरे पास डिफरेंशिएशन फंक्शन का dy बाई डी एक्स। y एक x का फंक्शन है और इस y का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ले, डिफरेंशिएशन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या वैल्यूज आएंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, सबसे पहला बेसिक फंक्शन है x टू द पावर n। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x स्क्वायर हो सकता है, x टू द पावर 1/2 हो सकता है, रूट अंडर x हो सकता है, 1/रूट अंडर x हो सकता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x टू द पावर समथिंग हो। तो x टू द पावर ये जो n है, n इंटीजर या नॉन इंटीजर कुछ भी हो सकता है, n एक रियल नंबर है, तो x टू द पावर कोई भी n, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन के बाद इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है n x टू द पावर n-1। सेकेंड जो फंक्शन है हम लोग देखने वाले हैं, ये जो फर्स्ट फंक्शन था हम लोग के पास, सेकेंड फंक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेकेंड फंक्शन है a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a। थर्ड log a यानी कि log अगर कुछ नहीं बताया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट log का बेस होता है मेरे पास e, नेचुरल लॉगरिदम या ln भी कहते हैं इसको। थर्ड जो है मेरे पास फंक्शन वो है e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास e टू द पावर x ही। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें पिछले वाले से तो a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a। तो a की जगह अगर हम लोग e पुट करते हैं तो आता है e टू द पावर x log e बेस e, पर log e बेस e मेरे पास हो जाता है 1, तो e टू द पावर x इंटू 1 हो जाएगा मेरे पास वापस से e टू द पावर x, इसलिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अगला जो हम लोग के पास फंक्शन है वो है sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है हम लोग के पास cos ऑफ x। अगला जो है हम लोग के पास फंक्शन वो है cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है हम लोग के पास माइनस sin x। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि cos x में यहाँ पर माइनस आता है। कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा हम लोग नेगेटिव आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर cot x ले, cot x का भी डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है हम लोग का माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x cot x होता है, वो भी नेगेटिव होता है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका जो स्टार्ट हो c से, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा हम लोग का नेगेटिव आने वाला है। अब अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है मेरे पास tan x। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है मेरे पास tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो tan x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा sec स्क्वायर x। अगला जो मेरे पास फंक्शन है वो है, अगला फंक्शन है मेरे पास log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास 1/x। log x का मेरे पास डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगला जो है मेरे पास फंक्शन, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये तीन फंक्शन मेरे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस पूरे वीडियो में सिर्फ बेसिक फंक्शन को लिए गए हैं। अगर आप लोग चाहे तो कोसेक एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स, ये तीनों का भी डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पर इसमें सिर्फ वही फॉर्मूलेस को बताए गए हैं जो हम लोग के नॉर्मली फिजिक्स पढ़ने के टाइम में काम आने वाले हैं। तो अगला साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो मेरे पास डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके अगला है मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जस्ट नेगेटिव होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगला है मेरे पास tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूलेस हैं, इतने फॉर्मूले हम लोग को याद में रखने हैं। फर्स्ट x टू द पावर n, सेकेंड a टू द पावर x, e टू द पावर x, sin x, cos x, tan x, log x, और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स x। ये सारे फॉर्मूले हम लोग को याद में रखने, क्योंकि ये बार बार काम आते रहेंगे पूरे फिजिक्स में 11th और 12th। अब अगला हम लोग रूल्स समझते हैं, कुछ रूल्स जो डिफरेंशिएशन में काम आने वाले एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है मेरे पास y इक्वल टू, y एक फंक्शन है, y फंक्शन है x का है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, अगर हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू असल में क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग के यहाँ पर तीन फंक्शन, असल में y तीन फंक्शन, पहला एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n के फॉर्म का है, दूसरा साइन ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा है मेरे पास ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये
ये तीनों फंक्शन का सम है y, और इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो अगर तीन फंक्शन है p प्लस q प्लस r, ये तीन फंक्शन प्लस में है और इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स, तो ये असल में होगा dp बाई डी एक्स प्लस dq बाई डी एक्स प्लस dr बाई डी एक्स। और dp बाई डी एक्स को हम लोग एक ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं p डैश। p डैश मतलब p क्योंकि x का फंक्शन है तो p का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस dq बाई डी एक्स को लिख सकते हैं हम लोग q डैश, और प्लस dr बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं r डैश। तो असल में p डैश q डैश और r डैश का वैल्यू क्या होगा, असल में p डैश q डैश r डैश का वैल्यू क्या होगा, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर जो मेरा सबसे पहला है, सबसे पहला जो हम लोग को दिख रहा है वो टर्म है एक्स स्क्वायर सिमिलर है एक्स टू द पावर एन के। तो अगर हम लोग ऊपर से देखें अगर हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर एन का वैल्यू मेरे पास 2 है, यहाँ पर जो मेरा एन का वैल्यू एन इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा एन 2 एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। प्लस अगला जो टर्म है मेरा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देख चुके हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास कॉस एक्स, और इसका अगला जो है मेरे पास प्लस ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही था। तो जो मेरा फाइनल आंसर है ये मेरे पास 2x है प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यूज़ है, ये पहला वैल्यूज़, ये वैल्यू है मेरा p डैश का, ये सेकेंड जो वैल्यू है ये है मेरा वैल्यू q डैश का, और ये जो थर्ड वैल्यू है ये थर्ड वैल्यू है मेरे पास r डैश का। अब अगर हम लोग को ये तो डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे स्पेसिफिक बोल रहा है, तो किसी पॉइंट पे स्पेसिफिक बोल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है dy बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4। तो जैसे ही x इक्वल टू 4 आया तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 4 8 प्लस कॉस ऑफ 4 यानी कि cos 4 प्लस ई टू द पावर 4, ये वैल्यू हो गया मेरे पास x इक्वल टू 4। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये अगर ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है और ये जो एक पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू 2 पे, तो इसका जो स्लोप होगा x इज इक्वल टू 2 पे, ये जो थीटा है, इस tan थीटा का जो वैल्यू है मेरे पास वो असल में आने वाला है मेरे पास 8 प्लस कॉस 4 प्लस ई टू द पावर 4। असल में जो डिफरेंशिएशन फंक्शन है वो हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन देता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दे रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना फास्ट रेट ऑफ चेंज है उसका, वाई कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है एक्स के चेंज होने से। अब अगला एग्जाम्पल जो हम लोग लेने वाले हैं वो अगला एग्जाम्पल है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब जैसे कि पिछला एग्जाम्पल अगर पिछले एग्जाम्पल के सिमिलर बनाना होता तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x प्लस लॉग एक्स, पर यहाँ पर है x इंटू लॉग एक्स, तो ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो रूल लगने वाला है वो रूल है मेरे पास प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल का, तो प्रोडक्ट रूल का असल में फॉर्मूला होता है मेरे पास, फॉर एग्जांपल पहला जो फंक्शन है वो p है, दो फंक्शन का हम लोग को प्रोडक्ट लेना है। तो फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन मेरे पास p है और ये जो सेकंड फंक्शन है वो है मेरे पास q। तो p और q का मल्टीप्लिकेशन और p और q का मल्टीप्लिकेशन को अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग p को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि p डैश dp बाई डी एक्स, p को डिफरेंशिएट करेंगे और q को छोड़ देंगे, प्लस q को डिफरेंशिएट करेंगे और p को छोड़ देंगे। q डैश मतलब dq बाई डी एक्स, p डैश मतलब dp बाई डी एक्स, जो हम लोग पहले डील कर चुके हैं। तो ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है। ये है फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल, स्पेशली जो बायो लेने वाले हैं उनको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि मैथ्स वाले ये बार बार यूज़ करते रहते हैं, उनको याद हो जाता है। लेकिन जो बायो लेने वाले हैं उनको सिर्फ फिजिक्स में काम आने वाला है, इसलिए उनको ये फॉर्मूला स्पेशली याद करके रखना है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करें तो मेरे पास p का वैल्यू आ जाता है मेरे पास, p का वैल्यू है मेरे पास x, और q का वैल्यू जो है मेरे पास वो है मेरे पास log x बेस e। तो p का डिफरेंशिएशन जो होगा p डैश वो होगा मेरे पास x टू द पावर, असल में यहाँ पर 1 है, x टू द पावर 1, अगर कुछ डिग्री में नहीं है तो यानी कि इसका पावर है मेरे पास 1, तो x टू द पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। तो 1 पहले n x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो n यानी कि 1 x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 होता है 0, तो x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 खुद 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू 1 यानी
यानी कि 1, तो पी डैश का वैल्यू आ जाता है मेरे पास 1। सिमिलरली अगर हम लोग क्यू डैश का वैल्यू निकालें तो क्यू डैश का वैल्यू होता है मेरे पास log x बेस ई। log x बेस ई का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लें तो बाय फॉर्मूला मेरे पास आता है क्यू डैश इक्वल टू 1/x। अगर इसका एक और हम लोग वेरिएशन देख लें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर q log x बेस ई की जगह अगर q होता है मेरे पास log x बेस a, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किए रहते हैं हम लोग? तो असल में हम लोग लिखते हैं log x बेस a इज इक्वल टू log x बेस e बाय log a बेस e। ये लॉगरिदम का फॉर्मूला है। log x बेस a है, इसको अगर हम लोग चेंज करना है तो x को बेस e करना है और a को भी बेस e करना है और दोनों को डिवाइड करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर जैसे 1/log a ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 1/log a e, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये होता है मेरे पास, अगर यहाँ पर बेस नेचुरल बेस नहीं होता, यहाँ पर बेस a होता, तो ये होता है हम लोग का रिजल्ट। लेकिन इस केस में हम लोग के जो क्वेश्चन है उस केस में हम लोग के पास, इस क्वेश्चन में हम लोग के पास जो बेस है, बेस का वैल्यू e है, यानी कि हम लोग नेचुरल लॉग लेने वाले हैं। नेचुरल लॉग का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास 1/x, डिफरेंशिएशन 1/x। तो अगर हम लोग फॉर्मूला में देखें तो हम लोग को करना है p डैश इंटू क्यू प्लस क्यू डैश इंटू पी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे p डैश यानी कि 1 इंटू क्यू। तो मेरे dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आने वाला है वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आने वाला है p डैश यानी कि 1 इंटू क्यू डैश, सॉरी p डैश इंटू क्यू। तो q है मेरे पास log x बेस e प्लस जो अगला है p डैश इंटू क्यू प्लस क्यू डैश है मेरे पास 1/x इंटू p था मेरा x टू द पावर 1। तो ये और ये हो गया मेरा कैंसिल, और उसके बाद फाइनल आंसर आता है मेरे पास 1 प्लस log x बेस e। तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 1 प्लस log x बेस e। ये जो रूल है मेरे पास, ये रूल को कहते हैं हम लोग, इस रूल को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। इस रूल को हम लोग को याद करके रखना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। अब अगला थर्ड जो एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं वो थर्ड एग्जांपल है y इक्वल टू log x बाय साइन x। तो ये पिछले क्वेश्चन के सिमिलर बन सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। इस पिछले क्वेश्चन के सिमिलर कैसे बन सकता है? अगर हम लोग इसको लिखते p इज इक्वल टू log x बेस e और q इज इक्वल टू अगर हम लोग लिख दे 1/sin x, तो ये पिछले क्वेश्चन के सिमिलर हो जाएगा। तो एक इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग को हो सकता है समझ में ना आए क्योंकि चेन रूल इसके बाद आने वाला है और उस चेन रूल के थ्रू हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर डायरेक्ट फार्मूला ऑफ कोसेक एक्स। तो अगर हम लोग इस फॉर्म में देखें, p बाई क्यू के फॉर्म में देखें जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, यहाँ पर ये p हो गया मेरा और ये हो गया मेरा q। तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो p इज इक्वल टू p का वैल्यू हो गया मेरे पास log ऑफ x बेस e और q का वैल्यू आ गया मेरे पास साइन ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को p बाई क्यू का, तो डिफरेंशिएशन करना है p बाई क्यू का, तो उसका एक फॉर्मूला है, ये इसको कहते हैं हम लोग डिवीजन रूल। ये सेकेंड रूल है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में असल में हम लोग जो फॉर्मूला है वो है p डैश इंटू क्यू माइनस क्यू डैश इंटू पी बाय क्यू स्क्वायर। तो अगर हम लोग p है, अगर ये p है तो p डैश का जो वैल्यू निकलेगा, वो p डैश का जो वैल्यू निकलने वाला है वो है मेरे पास p डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकलता है p डैश इक्वल टू 1/x। और ये अगर q है तो q का साइन x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास q डैश इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास cos x। याद रखना है साइन x का माइनस नहीं होता है, अगर ये c से स्टार्ट होता है cos x, cotec x या cosec x, ये तीनों केस में यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, नहीं तो और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेगेटिव साइन नहीं आने वाला है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन आ गया मेरा cos x। अब फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करें तो फॉर्मूला में पुट करने के बाद आता है मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p डैश का वैल्यू आया है मेरे पास 1/x, तो 1/x इंटू q का वैल्यू है मेरे पास साइन x, तो 1/x इंटू साइन x माइनस q डैश है मेरे पास cos x, और p का वैल्यू मेरे पास log x, तो cos x log x बेस e, और बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास q स्क्वायर, और q है मेरे पास साइन x, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है हमारे पास, ये जो है ये मेरे पास फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स का। इस रूल को कहते हैं हम लोग डिवीजन रूल। इस डिवीजन रूल को भी हम लोग को याद रखना है, ये भी बहुत काम में आता है। ये है मेरे पास डिवीजन रूल। अब जो थर्ड रूल पढ़ने से पहले हम लोग को एक फंक्शन के बारे में जानना होगा, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है? बेसिक मैथ्स पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब
कि किसी एक फंक्शन का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल खुद भी एक फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स एक फंक्शन है एक्स का, इसमें वेरिएबल एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स यानी कि ये जो एफ है उस एफ में जो वेरिएबल वो खुद एक फंक्शन है, ये जी एक्स। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो पहला फंक्शन अगर हम ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम लोग को एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो जी एक्स मेरे पास असल में है, जी एक्स मेरे पास असल में है साइन एक्स, जी एक्स मेरे पास असल में है साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स है मेरे पास साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स होता है ई टू द पावर एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स आ गया मेरे पास ई टू द पावर साइन एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन है, क्यों? क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, असल में फंक्शन ई टू द पावर एक्स ही है, लेकिन असल में यहाँ पर एक्स की जगह साइन एक्स है, तो ये जो वेरिएबल है वेरिएबल की जगह एक दूसरा फंक्शन आ गया, तो इसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। अगर सेकेंड एग्जाम्पल ले, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एक फंक्शन हो सकता है लॉग एक्स और दूसरा फंक्शन हो सकता है स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो पहला फंक्शन अगर हम लोग लॉग एक्स ले लें और अगर हम लोग इसको लिख देते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है? इसमें एफ ऑफ एक्स है मेरे पास लॉग एक्स, और इसमें जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर। और एफ ऑफ जी एक्स क्या है? एफ ऑफ जी एक्स है मेरे पास लॉग ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ एक्स होता है लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ जी एक्स मेरा एक्स स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ जाता है मेरा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल अगर कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए अगर हम लोग ले लें, तो थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई टू द पावर लॉग टी स्क्वायर, तो असल में पहला फंक्शन यहाँ पर जो दिख रहा है हम लोग को वो f है, और f है मेरे पास e टू द पावर x। जो दूसरा फंक्शन हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है वो log है, तो इसको g मान लेते हैं, ये g है मेरे पास log x। और जो तीसरा फंक्शन दिख रहा है हम लोग को, वो तीसरा फंक्शन है यहाँ पर, सॉरी क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है तो t के फॉर्म में लिखेंगे t, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास थर्ड फंक्शन स्क्वायर फंक्शन, ये है टी स्क्वायर। तो असल में ये पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है मेरा एफ ऑफ जी ऑफ, इसको मान लेते हैं अगर हम लोग एच, तो एच ऑफ एक्स। असल में पूरा कॉम्बिनेशन मेरे पास ये होने वाला है एच ऑफ एक्स, यानी कि टी स्क्वायर का जी खुद मेरा लॉग है, तो लॉग टी का यानी कि लॉग टी स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स हो गया ई टू द पावर टी, यानी कि ई टू द पावर लॉग टी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास थर्ड एग्जाम्पल। अब अगला एक लास्ट रूल जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चेन रूल। तो चेन रूल का मतलब होता है, ये कंपोजिट फंक्शंस में यूज होता है जहां एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो। तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कुछ लोग इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे, कुछ लोग इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डी वाई, फॉर एग्जांपल ये y है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ लोग करेंगे साइन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, कुछ लोग इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये रिजल्ट असल में मेरे पास गलत है, ये रिजल्ट है मेरे पास रॉन्ग, क्योंकि ऐसा हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर सिर्फ फंक्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर के बाहर भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन गलत है। अब सही डिफरेंशिएशन क्या है? तो सही डिफरेंशिएशन ये है कि हम लोग मान ले, हम लोग एक्स स्क्वायर को एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग के पास y इक्वल टू आ जाता है साइन ऑफ u। अब साइन यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो अगर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू। अगर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू, लेकिन साइन यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, साइन यू मेरा यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अगर हम लोग यहाँ पर फिर से लिखें, यू इक्वल टू अगर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू है मेरे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि साइन ऑफ u, तो डी वाई बाई डी एक्स आता है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन u। लेकिन साइन u को हम लोग u के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे साइन x को x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे हम लोग डी साइन u बाई डी यू इंटू डी यू
बाई डी एक्स। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये डी यू और ये डी यू ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है और फिर से डी साइन यू बाई डी एक्स आ जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को साइन यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो यू नीचे डी यू लिख दिए और इसी डिवाइड डी यू से किए तो मल्टीप्लाई भी डी यू से कर दिए, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और dx से फिर डिफरेंशिएट कर दिया। अब u का वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होता है मेरे पास कॉस u इंटू u मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो हम लोग असल में है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो असल में ये वैल्यू आने वाला है मेरे पास इसका 2x और इसका कॉस u और u खुद में एक्स स्क्वायर था तो लास्ट में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है मेरा चेन रूल यानी कि साइन यू क्योंकि u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो हम लोग साइन यू को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दी इंटू यू को x के रिस्पेक्ट में कर दी। इसी को कहते हैं हम लोग चेन रूल। अगर हम लोग ऊपर में देखें फॉर्मूला जो मेरे पास रूल है, रूल का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स को एफ ऑफ जी एक्स है, इसमें वेरिएबल में जी एक्स है तो जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा इंटू ये जो जी एक्स है वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। अगर एक ये फर्स्ट मेथड है समझने के लिए, ये फर्स्ट मेथड है समझने के लिए जिनको फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर है, जिनको फंक्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि जी एक्स को यू समझ लें। जी एक्स को अगर हम लोग यू मान लें तो एफ ऑफ जी एक्स मेरे पास एफ ऑफ यू है और एफ ऑफ यू यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल मेरा यू है तो यू वेरिएबल है तो फंक्शन यू के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा यानी कि डी बाई डी यू ऑफ एफ ऑफ यू। और क्योंकि यहाँ पर डी एक्स लाना है हम लोग को तो इंटू यहाँ डी यू बाई डी एक्स कर देते हैं तो जिससे डी यू कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा और यू अगेन यू जो मेरा है जी एक्स मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग ऐसे करते हैं चेन रूल में। अगर सेकेंड एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक कंपोजिट फंक्शन का और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल के थ्रू ही करेंगे। तो अगर दूसरा फंक्शन लेते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल लिए हम लोग साइन ऑफ e टू द पावर x, ये सेकेंड एग्जाम्पल। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है मेरे पास इसमें f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है मेरा साइन x और g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है मेरा e टू द पावर x, f ऑफ x है मेरा साइन x और g ऑफ x है मेरा e टू द पावर x और f ऑफ gx है, x का जगह g ऑफ x पुट करेंगे तो साइन ऑफ g ऑफ x आएगा, g ऑफ x में e टू द पावर x है तो साइन ऑफ e टू द पावर x आएगा। तो ये आ गया मेरे पास, ये जो है मेरे पास ये आ गया f ऑफ gx। अब हम लोग u को फिर से मान लेते हैं u इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो हम लोग को डिफरेंशिएट असल में करना है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स को यू माने तो साइन यू, तो साइन यू फिर से साइन यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पर आ जाता है डी ऑफ साइन यू बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। फिर से आप लोग देख सकते डी यू कैंसिल हो जाएगा। अब डी ऑफ साइन यू बाई यू हो जाएगा मेरे पास कॉस यू और यू मेरे पास ई टू द पावर एक्स है तो यहाँ पर आ जाता है कॉस यू इंटू यू मेरा ई टू द पावर एक्स था, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर एक्स ही होगा और यू का वैल्यू अगर हम लोग वापस ई टू द पावर एक्स पुट कर देते तो यहाँ पर आ जाता है कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ये है मेरा डी वाई बाय डी एक्स का फाइनल वैल्यू। इस तरीके से ये है चेन रूल और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जिससे हम लोग बार बार यूज़ करते रहेंगे। तो अगर एक लास्ट एग्जांपल ले ले, जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे, अभी एक लास्ट एग्जांपल ले ले। फॉर एग्जांपल 1/sin x को चेन रूल से कैसे निकालेंगे? अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाए तो 1/sin x होता है cosec x और 1/cosec x का डायरेक्ट फार्मूला डिराइव्ड है। लेकिन अगर हम लोग चेन रूल के थ्रू बनाए तो y इक्वल टू अगर हम लोग मान लेते हैं 1/sin x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो असल में हम लोग देखें तो असल में ये है मेरे पास sin x टू द पावर -1। तो मेरे पास fx जो बाहर में दिख रहा है ये fx मेरे पास है मेरे पास x टू द पावर -1 और जो gx जो अंदर में है gx मेरे पास है साइन फंक्शन साइन ऑफ x का x टू द पावर -1। f ऑफ gx क्या होगा? f ऑफ gx होगा मेरे पास f ऑफ साइन x और f ऑफ x टू द पावर -1 होता है तो f ऑफ साइन x होगा मेरे पास साइन x टू द पावर -1। तो 1/sin x भी एक 1/sin x अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 1/sin x भी एक कंपोजिट फंक्शन है, एक्स इन्वर्स फंक्शन का, ये इन्वर्स फंक्शन का और साइन फंक्शन का। तो f ऑफ gx, अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो फिर से हम लोग को एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं इस बार जो हम लोग वेरिएबल मानने वाले हैं वो u को वेरिएबल मानने वाला है और u वेरिएबल होगा मेरे पास साइन x। तो u इक्वल टू अगर हम लोग मान लेते हैं साइन x
तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ यू है मेरा यू टू द पावर -1, और यू टू द पावर -1 होगा मेरे पास, क्योंकि ये यू वेरिएबल है तो यू वेरिएबल मेरे पास होगा डिफरेंशिएट यू के रिस्पेक्ट में इनटू डी यू होगा मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर से देख सकते हैं यू यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो डी यू यू टू द पावर -1 एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स टू द पावर एन -1, तो एक्स एन यहाँ पर एन का वैल्यू जो है, एन का वैल्यू है मेरे पास -1, तो यहाँ पर होगा एन u टू द पावर n -1, और अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो n का वैल्यू है मेरे पास -1 और u टू द पावर -1 हो जाता है मेरा -2 इनटू ये du बाई डी एक्स का जो वैल्यू है मेरे पास, u क्या है मेरे पास, u असल में sin x, और sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास cos x, तो ये असल में du बाई डी एक्स है मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास cos x। तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स का मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है वो ये है। अगर फाइनल रिजल्ट को हम लोग ध्यान से देखें तो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है मेरे पास वो ये है। तो फाइनल रिजल्ट यू का वेरिएबल हम लोग यू जो माने थे वो साइन एक्स को माने थे, तो फाइनल वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो यू टू द पावर -2, तो -1 बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स, तो इंटू यहाँ पर हम लोग कर देते ऊपर में कॉस एक्स। ये है मेरा डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू। ये लास्ट एग्जांपल था चेन रूल के रिगार्डिंग। अब सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, पहला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फर्स्ट इंक्रीजिंग कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे है और डिक्रीजिंग कैसे ये डिसाइड करना है हम लोग को। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग को दिख रहा है ये फंक्शन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये अगर हम लोग इसको पॉइंट दे दे ए और बी और ये पॉइंट है सी, तो ए बी जो फंक्शन दिख रहा है ए बी आप लोग को दिख रहा है कि एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है ए बी का वैल्यू बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट्स लें तो ए का वैल्यू आ रहा है इस एक्स पे x1, बी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है इस एक्स पे x2, और जो इंटरमीडिएट पॉइंट है उसका वैल्यू आ रहा है x3। तो क्लियरली दिख सकता है हम लोग को कि x1 जो है वो छोटा है x3 से और x3 जो है वो छोटा है मेरा x2 से, तो x इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से जो y आ रहा है, पहला y, ये दूसरा y और ये तीसरा y, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया y2 और ये हो गया y3 और ये हो गया y2। ये तीनों भी x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y1 है उससे बड़ा है x3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y3 है, और उससे बड़ा है ये जो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y2 है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू मेरे पास बढ़ रहा है, तो अगर x बढ़ाने से y का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो जो फंक्शन है उस फंक्शन को कहते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ तो ये जो ए बी फंक्शन है, ए बी ग्राफ जो दिखा रहा है हम लोग को स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन असल में एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन असल में एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। सिमिलरली देख सकते हैं हम लोग P1 से लेके P1 से जैसे देखेंगे, अगर P1 में जो मेरा वैल्यू है x और x1 और P3 में जो वैल्यू है मेरा x2, ऐसे P1 के कॉरस्पॉन्डिंग है मेरा y1 और P3 के कॉरस्पॉन्डिंग है मेरे पास मान लेते हैं y2। तो क्लियरली x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, तो इस डायरेक्शन में x2 इंक्रीज हो रहा है। तो x2 जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, x1 के लिए जो y1 है वो y2 से बड़ा आ जा रहा है, y2 से बड़ा आ जा रहा है, तो x जैसे ही इंक्रीज हो रहा है y मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, अगर हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन देखें तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि इफ़ x इंक्रीजेज इम्प्लाइज y इंक्रीजेज। अगर x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर सेकंड केस इफ़ x इंक्रीजेज इम्प्लाइज y डिक्रीजेज, एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर दोनों जगह डिक्रीजेज नहीं करना है, दोनों जगह डिक्रीजेज नहीं करना है, x हमेशा इंक्रीज करना है हम लोग को, x हमेशा इंक्रीज करना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो x इंक्रीजेज में अगर y इंक्रीज होगा तो ये है मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, और x अगर इंक्रीजेज है और y डिक्रीज हो रहा है तो ये है मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग को अगर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इतना तो पता है हम लोग को कि ए बी जो फंक्शन है ए बी इंक्रीजिंग है, ये हम लोग को ग्राफ से पता चल रहा है। अब अगर हम लोग ए बी का स्लोप देखें, ए बी का स्लोप असल में ये आ रहा है, ये एंगल थीटा है, और थीटा मेरे पास ये जो आ रहा है वो एंगल आ रहा है मेरे पास 0 और 90 डिग्री के बीच में। ऐसे जो
ये एंगल है पॉजिटिव एक्सिस से AC का, ये एंगल को मान लेते हैं अगर हम लोग फाई, तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है ये जो थीटा है वो थीटा है मेरे पास 0 से लेके 90 के बीच में, इम्प्लाइज टेन थीटा मेरे पास आ गया मेरे पास पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव यानी कि m ग्रेटर देन 0, टेन थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि मेरे पास स्लोप जो है वो आ गया मेरे पास ग्रेटर देन 0। सिमिलरली जो थीटा सेकेंड थीटा है, सॉरी जो फाई है, फाई जो एंगल है मेरे पास AC का, फाई एंगल दिख रहा है हम लोग को 90 से लेके 180 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में जो मेरा tan फाई होगा, tan फाई हमेशा लेस देन 0 होगा, और tan फाई लेस देन 0 यानी कि m लेस देन 0, यानी कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। किस केस में? इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में स्लोप पॉजिटिव होने वाला है, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में स्लोप नेगेटिव होने वाला है। तो ये जो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो ये है कि हम लोग अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) तो हम लोग सबसे पहले f'(x) निकालेंगे, और अगर f'(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, f'(x) का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग y = x ले लेते हैं तो y' आ जाता है मेरे पास 1, और y'1 मतलब हमेशा मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली जो हम लोग के पास लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं हम लोग? तो मैक्सिमा का यानी कि मैक्सिमा जो मेरे पास है, मैक्सिमा मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये जो गिवन है मेरे पास y = f(x) है, कोई फंक्शन है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्रीन कलर का ग्राफ पूरा f(x) है, y = f(x). तो इसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो रेड कलर से मार्क्ड है, ये पॉइंट पे इसके पहले के वैल्यूज और बाद वाले वैल्यूज ये सारे इससे छोटे हैं। तो एक लोकल अगर हम लोग इतना ही दूर तक कंसिडर करें तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। हालांकि ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ा है, लेकिन लोकल अगर हम लोग लोकल वेरिएबल्स चेक करें तो ये वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ हो गया मेरे पास मैक्सिमा, इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमा पॉइंट। असल में ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आसपास के जितने वैल्यू सबसे छोटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मिनिमा। सिमिलरली ये मैक्सिमा हो गया, ये हो गया मेरे पास मैक्सिमा, और सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरे पास मिनिमा। यहाँ पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ये मैक्सिमा या मिनिमा है, क्योंकि इसके बाद वाले वैल्यूज़ नहीं पता है हम लोग को। अगर इसके बाद फंक्शन ऐसा चल जाता है तो मैक्सिमा नहीं होगा, अगर फिर फंक्शन ऐसा जाता है तो मैक्सिमा होगा, इसलिए वहाँ पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मैक्सिमा या मिनिमा है, वो एंड पॉइंट्स है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं ये मैक्सिमा के पॉइंट्स एक और ये दो मैक्सिमा के पॉइंट्स आ रहे हैं और दो मिनिमा के पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मैक्सिमा जब भी आएगा असल में होगा कि जो मेरा ग्राफ है वो ग्राफ इंक्रीज करते हुए जाएगा, इंक्रीज करते हुए एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होने लगेगा। तो इस पॉइंट में पहुंचने से पहले ग्राफ का जो वैल्यू है, ग्राफ जो है मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यानी कि मेरे पास स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है, और इस पॉइंट के बाद डिक्रीज करने लगेगा, यानी कि इसके बाद जो स्लोप आने वाला है वो मेरा लेस देन 0 आने वाला है। और ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो मेरा ग्राफ आने वाला है, इस पॉइंट पे ये जो ग्रीन पॉइंट है, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है उस पॉइंट पे मेरा m = 0 होगा। यहाँ से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से घटते 0 तक पहुँचेगा, और उसके बाद फिर वापस से नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग मिनिमा का वैल्यू देखें, ये एक मैक्सिमा था, सिमिलरली मिनिमा कुछ ऐसा होगा, डिक्रीज होते होते एक मिनिमम वैल्यू तक पहुँचेगा और फिर इंक्रीज होने लगेगा। अगर इससे भी मिनिमम हो गया तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, इसलिए डिक्रीज होते होते एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचा और उसके बाद वापस से इंक्रीज होने लग गया। तो शुरुआत में ये वैल्यू जो है ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन m लेस देन 0, ये इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि m ग्रेटर देन 0, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मेरा m का वैल्यू हो जाता है 0। ये एक मैक्सिमा है, ये एक मिनिमा है। अगर हम लोग को फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला मैक्सिमा के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला है, वो मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला जो आने वाला है वो है मेरे पास f'(x), एक दो कंडीशन होते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। पहला कंडीशन है f'(x) = 0, ये फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है मेरे पास f'(x) अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर f'(x)
लेस देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यहाँ पर ये ध्यान देना है हम लोगों को कि हम लोग ये गलती करते हैं कि पॉजिटिव को हमेशा मैक्सिमा मान लेते हैं, ऐसा गलत है। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा, एफ डबल डैश एक्स सॉरी इक्वल टू 0 होगा, तो ये हो जाता है मेरे पास नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा मेरे पास, ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो ये फाइनल कंडीशन था मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन हम लोग के पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहला कंडीशन जो हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरे पास 2n x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 बाहर में आएगा और x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 2। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास, x का पावर 1 है तो यहाँ पर 1 यानी 2 इंटू 1 2 ही होगा, और x टू द पावर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 1 है मेरे पास, 1 असल में है मेरे पास x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 यानी कि आगे में आएगा 0, तो 0 x टू द पावर माइनस 1, पर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होने के बाद वो वैल्यू 0 ही होने वाला है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाता है मेरे पास 2x माइनस 2 और प्लस 0, तो 0 हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब हम लोग को अगर मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होने वाला है वो आने वाला है मेरे पास 0, यानी कि 2x माइनस 2 होने वाला है मेरे पास 0। अगर हम लोग सॉल्व करें तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1। अब x इक्वल टू 1 आना चाहिए, x इज इक्वल टू अगर हम लोग को 1 लाना है तो x इक्वल टू 1 लाने। अब सेकंड कंडीशन था मेरे पास एफ डबल डैश एक्स चेक करना है, तो एफ डबल डैश एक्स अगर हम लोग इस एफ डैश एक्स मेरे पास ये था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन वापस से 1 हो जाएगा और 2 बाहर में आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वापस हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, और माइनस 2 फिर से कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वापस से हो जाएगा मेरे पास 0, तो ये आ जाता है मेरे पास 2। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो यानी कि हम लोग को जो पॉइंट मिला, ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज ए मिनिमा ऑफ एफ एक्स। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है, अगर हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग करने वाले हैं एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू एफ एक्स मिनिमम हम लोग का x इक्वल टू 1 पे है तो x एट x इज इक्वल टू 1, और एफ एक्स मेरे पास x इक्वल टू 1 पे x का 1 वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 हम लोग को पुट करना है, तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 होता है तो 0, यानी कि f ऑफ x हैज़ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 एट x इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू देखें, अगर आप लोग को ज़रा सा आइडिया होगा आप लोग को, तो अगर हम लोग इसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू देखें तो अगर ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक, ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया मेरा x एक्सिस। अगर ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है y एक्सिस और x एक्सिस, और हम लोग को निकालना है, तो फिर मेरे पास y इक्वल टू था असल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी कि ये आ गया मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और असल में ये सिमिलर टू है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, या फिर 4ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, जहाँ a इज इक्वल टू 1/4 है, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है मेरे पास पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन हम लोग डील कर चुके हैं। और इसका ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ बनेगा पैराबोला, वो किसके सिमेट्रिकल होगा, वो सिमेट्रिकल होगा, यहाँ प्लस साइन है इसलिए प्लस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो प्लस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो यहाँ पर मेरा ग्राफ बनने वाला कुछ ऐसा, पर ये ग्राफ गलत है, क्योंकि ये ग्राफ तब होता जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, तो y 0 तभी होगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसका सेंटर 0,0 ना होके इसका सेंटर जो मेरे पास होने वाला है, इसका सेंटर मेरे पास होने वाला है 1,0, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है। अब 1,0 से जो मेरा पैराबोला बनेगा और y एक्सिस के अबाउट बनेगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनने वाला पैराबोला,
ये है मेरा, ये पैराबोला है मेरा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसका इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास मिल रहा है वो ये वैल्यू, और ये वैल्यू कब आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे, और इसका मिनिमम वैल्यू जो y का वैल्यू है वो है 0, इसका y का वैल्यू है 0। तो मिनिमा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ये मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 और f मिनिमम आ रहा है मेरे पास 0। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के थ्रू भी निकाले थे कि x इज इक्वल टू 1, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट आया था मेरा मिनिमा पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 इज ए मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास आया था, मिनिमम वैल्यू जैसे हम लोग देख सकते हैं एफ एक्स है मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 एट x इक्वल टू 1। ये हम लोग ग्राफिकली भी देख लिए कि यहाँ पर 0 है। तो ये था डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिक मैथ्स पार्ट 2। थैंक यू।